आपका स्वागत करता हूं टॉप नॉच ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ओबीजी के पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शुरू करते हैं आज का क्लास। कल से जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? इनमें से ऑप्शंस देखते हैं। सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, डोपामाइन और लेबेटालोल। तो सबसे पहले टीओसी बताने से पहले, मींस ड्रग ऑफ चॉइस बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। फर्स्ट है प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। इनके बारे में जनरली जान लीजिए, ये दोनों चीज क्या होती है। प्री एक्लेम्शिया देखते हैं। इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को HTN मींस हाइपरटेंशन कॉज होता है। हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर 140/90 से अबव होने लग जाता है। कब होता है ये? 20th वीक के बाद, प्रेगनेंसी की 20th वीक के बाद हाइपरटेंशन कॉज होता है एक प्रेग्नेंट वुमन को। उसके साथ साथ प्रोटीनूरिया ये क्या होता है? प्रोटीन इन यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तीसरी कंडीशन और क्या देखने को मिलती है? एडिमा। कहां पर? मेनली एक्सट्रीमिटीज में एंड फेस पर। ये अगर तीन चीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया एंड एडिमा, तो उसे डायग्नोज्ड होता है प्री एक्लेम्शिया। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? प्री एक्लेम्शिया। अगर प्री एक्लेम्शिया को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो ये वर्सनिंग हो जाती है और कॉज करती है एक्लेम्शिया को। क्या कॉज करती है? एक्लेम्शिया। अब देखिए एक्लेम्शिया क्या होता है। एक्लेम्शिया में क्या होता है? हाइपरटेंशन प्लस सीजर अटैक आते हैं। उसको सीजर मींस उसको फीट्स आते हैं। ओके, बट प्रोटीनूरिया एब्सेंट होता है इसके अंदर। तो आई होप आप प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में मेजर डिफरेंस भी समझ गए होंगे और ये दोनों क्या चीज होती है ये भी समझ गए होंगे। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट। ये दोनों ही कंडीशन में दिया जाता है। प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में भी दी जाती है और एक्लेम्शिया की कंडीशन में भी दी जाती है। इसमें प्रिवेंशन के लिए दी जाती है और इसमें ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। एंटी कन्वल्जेंट जो मेडिसिन होती है जो कि सीजर को सप्रेस करती है, बट प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ सारी एंटी कन्वल्जेंट जो मेडिसिन होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, मतलब नहीं दी जाती। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को एज ए एंटी कन्वल्जेंट दी जाती है क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैग्नीशियम सल्फेट की वाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमॉन्ग द फॉलोइंग्स। इनमें से यूट्रस के पार्ट कौन कौन से हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। स्टमस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस के कौन कौन से पार्ट हैं? ये स्टमस, बॉडी एंड सर्विक्स तीनों यूट्रस के पार्ट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये होता है यूट्रस और यूट्रस के होते हैं तीन पार्ट। फर्स्ट होता है बॉडी, सेकंड यहां होता है स्थमस जो कि सर्विक्स और बॉडी के बीच में होता है, और ये होता है वजाइना ओरिफिस, ओवरी जो दोनों तरफ होती है, और फेलोपियन ट्यूब वो भी दोनों तरफ होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ध्यान से देख लीजिए, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। मदर से बच्चे में HIV का ट्रांसमिशन ना हो इस वजह से कौन सी टैबलेट्स दी जाती है या कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है? तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप एकदम टिप ऑफ टंग याद कर लीजिए। इसका आंसर है नेविरेपिन। नेविरेपिन क्या है? एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि ART ट्रीटमेंट के साथ में दी जाती है।
ART ट्रीटमेंट क्या होता है? जो HIV का ट्रीटमेंट होता है ना, एंटी रेट्रोवियल ट्रीटमेंट, उसके साथ में दी जाती है। किस लिए दी जाती है? प्रिवेंशन के लिए। ये HIV ट्रांसमिशन को मदर से बच्चे में होने से रोकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये इसकी टेबलेट्स इस फॉर्म में आती है, ये इस फॉर्म में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, तो क्वेश्चन है द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड द फॉलोइंग्स। हमेशा क्वेश्चन ऐसे घुमा के ही आएंगे कि द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इनमें से 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें लेबर कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, बट ओनली 1 कंडीशन ऐसी है जिसमें लेबर कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अपन एक एक को देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड है फीटल मैक्रोसोमिया, थर्ड है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, और फोर्थ ऑप्शन है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अब एक एक को समझते हुए चलते हैं, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया। ये मैंने जो 3 डायग्राम दिए हैं उनमें से जो पहला डायग्राम है वो नॉर्मल प्लेसेंटा का प्लेसमेंट है। ये यूट्रस के अपर पार्ट में प्लेसेंटा अटैच्ड है। ये जो बचे हुए दोनों डायग्राम है वो प्लेसेंटा प्रीविया का एग्जाम्पल है। प्लेसेंटा प्रीविया का एग्जाम्पल है। ये रही प्लेसेंटा, ये यूट्रस के लोअर सेगमेंट में अटैच हो रखी है और इंटरनल ओएस पर नहीं है। ये होता है इंटरनल ओएस। ओके, और ये प्योर एग्जाम्पल है प्लेसेंटा प्रीविया का। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है? ये जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आके अटैच हो रखी है। कहां डेवलप हो रही है? ये लोअर सेगमेंट में। अब ऐसी कंडीशन में बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं होगा। ये अपना आंसर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है ये देखिए। प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है? कॉर्ड। अपने हेड से पहले ही कॉर्ड आ गई है आगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाएगी तो कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगी, और कॉर्ड कंप्रेस हुई तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। इस वजह से ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन क्या होता है? इसमें जो बेबी होता है वो अपनी साइज से बड़ा हो सकता है, उसका हेड नॉर्मल साइज से बड़ा हो सकता है और बॉडी भी बड़ी हो सकती है। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। या तो पूरा बच्चा ही बड़ा है या सिर्फ उसका हेड एनलार्ज है। इस वजह से जो पेल्विस के अंदर जो फीटस है वो फंस जाता है, प्रॉपर्ली वहां से एक्सपेल आउट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन को सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। मतलब बच्चे का जो सिफेलस है, जो हेड वाला पोर्शन है, वो मदर के पेल्विस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मींस वहां से एक्सपेल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। अब अपनी लास्ट कंडीशन बच जाती है फीटल मैक्रोसोमिया। इसका मीन्स होता है कि जो इसको बिग बेबी भी कहते हैं अपन। इसमें भी बच्चे का साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, बट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाई जा सकती है। लेबर इंड्यूस्ड कंडीशन है, इसमें लेबर इंड्यूस करवाई जा सकती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन बी और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन जो होता है वो उसी टाइम डायग्नोस होता है जब ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही होती है, उसी टाइम डायग्नोस होता है, क्योंकि बच्चा है वो पेल्विस के साइज का नहीं होता, पेल्विस से एक्सपेल नहीं हो सकता। पेल्विस छोटा है और बच्चे का हेड या बच्चे की बॉडी पेल्विस से ज्यादा बड़ी है, तो बच्चा फंस जाता है। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। मैक्रोसोमिया तो हो सकता है पर इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the reason for the development of hydramnios in a woman with gestational diabetes?
एक वुमन को गेस्टेशनल डायबिटीज है, उसमें हाइड्रोएमनियोस की कंडीशन इनमें से किस रीजन की वजह से देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है? प्रेगनेंसी टाइम में प्लेसेंटल हार्मोन्स की वजह से बॉडी का इंसुलिन काम नहीं करता है, बॉडी के इंसुलिन को सप्रेस कर देते हैं ये प्लेसेंटल हार्मोन्स, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमन को क्या कॉज होता है? गेस्टेशनल डायबिटीज। और प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म होने के बाद ये गेस्टेशनल डायबिटीज अपने आप क्योर हो जाती है। अब बात करते हैं हाइड्रोएमनियोस की। हाइड्रोएमनियोस का एक और नाम है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इसमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 2000 ml से अगर ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस या हाइड्रोएमनियोस। अब इसमें पूछा गया है कि ये कंडीशन किस वजह से देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरप्लेशिया ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के हाइपरप्लेशिया की वजह से, फीटल डायूरेसिस की वजह से, मतलब फीटस का जो यूरिन का अमाउंट है वो बढ़ गया है, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है उस वजह से। थर्ड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ स्वेलोइंग रिफ्लेक्स ऑफ फीटस, फीटस का स्वेलोइंग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गया है। और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज्ड ट्रांसुडेशन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? अपन पहले आंसर देख लेते हैं। फीटल डायूरेसिस। फीटल डायूरेसिस कैसे कॉज करेगा, आइए देखते हैं फीटल डायूरेसिस कैसे कॉज करेगा। मदर को डायबिटीज मेलाइटस है, कौन सा? गेस्टेशनल डायबिटीज है। इस वजह से फीटस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहेगा। किसका? फीटस का। फीटस का ब्लड शुगर इंक्रीज रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा? फीटस को पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम होगी। पॉलीयूरिया क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज का क्लासिकल सिम्टम क्या है? पॉलीयूरिया मींस यूरिन आउटपुट बढ़ जाना। तो यूरिन आउटपुट बढ़ने को और क्या कहते हैं? फीटल डायूरेसिस। फीटल डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? फीटस का यूरिन आउटपुट बढ़ गया है, ठीक है। अब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो फीटस यूरिन कहां करेगा? एमनियोटिक सैक में। और एमनियोटिक सैक में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो फ्लूइड की पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए फीटल डायूरेसिस इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया कि फीटल डायूरेसिस की वजह से कैसे हाइड्रोएमनियोस कॉज होगा? फीटल डायूरेसिस की वजह से क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, जिस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइड्रोएमनियोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ए लोकलाइज्ड एडिमा or collection of fluid on the fetal scalp that develops during labor is known as। इसमें पूछ रहा है localized edema या collection of fluid किसमें है? fetal scalp में। और कब देखने को मिल रहा है? during labor। तो सवाल पूछ रहा है कि during labor आपको localized edema या collection of fluid दिखता है fetal scalp में, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैपुट सक्सीडेनम, सेकंड ऑप्शन है क्राउनिंग, थर्ड ऑप्शन मोल्डिंग एंड फिफ्थ ऑप्शन है सिफेलोहेमेटोमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैपुट सक्सीडेनम। आइए तो कैपुट सक्सीडेनम और सिफेलोहेमेटोमा को कुछ इस टाइप से समझते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये है आपका ब्रेन, जो बी लिखा हुआ ना, ये लाइन है आपके ब्रेन की, ये कवरिंग है आपका स्काल्प, और ये जो पी ओ लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये है आपके स्काल्प के ऊपर की जो लेयर, जो बोन्स के ऊपर लेयर होती है ना, पेरियोस्टियम, जो आउटर लेयर होती है पेरियोस्टियम, वो है पेरियोस्टियम। और ये जो पिंक कलर की लाइन है, ये हो गई आपकी स्किन। क्या है ये? स्किन। अब देखिए, अगर पेरियोस्टियम के नीचे फ्लूइड कलेक्ट है, फ्लूइड में क्या? ब्लड कलेक्ट है, तो पेरियोस्टियम के नीचे की तरफ वो होता है सिफेलोहेमेटोमा। इस टाइप का जो साइन दिखता है वो सिफेलोहेमेटोमा में दिखता है। और कैपुट सक्सीडेनम में क्या दिखता है? पेरियोस्टियम और स्किन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। ये देखिए, ये येलो कलर में जो है पेरियोस्टियम और
स्किन के बीच में जो भरा हुआ है फ्लूइड उसे कहते हैं कैपुड सक्सीडेनम। ठीक है, आपको इससे अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आ जाएगा। ये है कैपुड सक्सीडेनम के बच्चे की इमेज। इसमें देखिए ये फिंगर से क्या कर रहा है, पिंच कर रहा है, और देखो कैसा निशान बच गया। ओके, ये जो मैंने चीज़ बताई आपको अभी नीचे, सेम यही चीज़ है। आपको जब नोट्स पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप दोबारा देखेंगे इसको। चलते हैं, ये देखिए एक इमेज और है। बहुत बार ऐसे इमेज देके भी पूछ लेगा कि इनमें से सिफेल हेमेटोमा कौन सा है या कैपुड सक्सीडेनम कौन सा है। एम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टेबलेट फॉर मदर इज। मदर को एलिमेंटल आयरन देना है तो उसके लिए कितने एमजी की टेबलेट दी जाएगी। मतलब एक जो टेबलेट अपने को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आयरन के डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें 300 mg की फेरस सल्फेट, 180 mg की फेरस फ्यूमेरेट और 500 mg की फेरस ग्लूकोनेट की टेबलेट है। ये जो तीनों टेबलेट है और ये जो तीनों इनका अमाउंट है कितने कितने mg, 300 मिलीग्राम, 180 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। इन ये तीनों किसके इक्वल में है, 60 mg एलिमेंटल आयरन। कितना, 60 mg एलिमेंटल आयरन। सीधी सीधी लैंग्वेज में समझे तो 300 मिलीग्राम की फेरस सल्फेट की जो टेबलेट अगर एक पर्सन लेता है तो उस टेबलेट में 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है। कितना होता है, 60 mg एलिमेंटल आयरन। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60 मिलीग्राम। ये जो नीचे टेबलेट दी गई है, ये तीनों टाइप की जो टेबलेट दी गई है आयरन के डेरिवेटिव्स, उनमें कितना एलिमेंटल आयरन होता है, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान फीटल का जो एक्टिव मूवमेंट होता है, जब फीटल मूव करता है यूट्रस के अंदर, तो मदर को वो चीज़ फील होती है, प्रेग्नेंट लेडी को वो चीज़ फील होती है। तो उस फील होने के साइन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, बेलॉटमेंट, क्विकनिंग, एंगेजमेंट और लाइटनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्विकनिंग। अपन आज इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्विकनिंग क्या होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस वक्त मदर को फील होता है कि बेबी मूव कर रहा है अंदर। जो फर्स्ट साइन आता है, जो फर्स्ट बार मूवमेंट करता है, तो जो साइन आता है उसे कहते हैं क्विकनिंग। और ये कितने बार होती है, ये 1 डे में 10 to 12 टाइम फील होता है। कितनी बार, 10 to 12 टाइम फील होता है। और ये कब होता है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, मतलब फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में ये पहली बार होता है। और अगर वो मल्टी ग्रेविडा मदर है, यानी दूसरी या उससे ज़्यादा वाली प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या होगा, 15 to 17 वीक में ही ये साइन उसको देखने को मिल जाएगा। या जो उसका एक्टिव मूवमेंट है फीटल का, वो 15 to 17 वीक में ही फील हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक साइन ही पढ़ेंगे अपन आज, बाकी जो अगले साइन है वो वीडियोस के अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। Which of the following is a drug of choice for a pregnant mother with chronic hypertension? एक प्रेग्नेंट मदर है, उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, उसकी डीओसी क्या होगी, कौन सा ड्रग उसके हाइपरटेंशन में दिया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है एटेनोलॉल, मिथाइल डोपा, डाइज़ेपाम और मैग्नीशियम सल्फेट। एक एक को देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट है एटेनोलॉल। ये क्या है, ये एक बीटा ब्लॉकर है, बट इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। डाइज़ेपाम है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ही नहीं है, तो इसको नहीं देंगे।
मैग्नीशियम सल्फेट, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था, मैग्नीशियम सल्फेट प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया में दी जाती है। किस लिए दी जाती है? एज ए एंटी कन्वल्जेंट टेबलेट के तौर पे दी जाती है। इसका हाइपरटेंशन में कोई रोल नहीं है। तो बचा कौन सा? मिथाइल डोपा। अब मिथाइल डोपा ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि एटेनोलोल यूट्राइन ब्लड फ्लो के अंदर, यूट्रस को जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें इंटरफेयर करती है, मतलब छेड़छाड़ करती है। इस वजह से एटेनोलोल नहीं दी जाती। मिथाइल डोपा क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये यूट्राइन ब्लड फ्लो के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है और ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ ड्रग है। इसलिए मिथाइल डोपा क्रॉनिक हाइपरटेंशन में प्रेग्नेंट वुमन को प्रिस्क्राइब की जाती है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following clinical presentation would a nurse expect while assessing a patient with abruptio placenta? एक एब्रेप्शो प्लेसेंटा का पेशेंट है, उसमें एक नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसमें किस टाइप के साइन एंड सिम्टम दिखेंगे? तो अपने पास ऑप्शन है रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, एडिमा इन लेग्स, एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें आंसर देखने से पहले सबसे पहले एब्रेप्शो प्लेसेंटा को समझेंगे। एब्रेप्शो प्लेसेंटा क्या है? ये है प्लेसेंटा और ये है अम्बलाइकल कॉर्ड और ये है यूट्राइन वॉल। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है वो टाइम से पहले ही डिटैच हो जाती है, यूट्राइन वॉल से टाइम से पहले ही डिटैच हो जाती है, जिसकी वजह से फीटस की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये दिख रहा है ना, ये ब्लड आ रहा है, ये प्लेसेंटा डिटैच हो गई और ये ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है। तो इसमें ये होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का एक्चुअल में सेपरेशन कब होता है? लेबर की 3rd स्टेज में प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है 2nd स्टेज में, तो 3rd स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा की डिलीवरी उस टाइम होती है एक्चुअल में, बट टाइम से पहले ही किसी भी कॉज की वजह से, जो इसके कॉजेज होते हैं उनकी वजह से, जैसे हाइपरटेंशन हुआ या एक्सटर्नल इंजरी हुई, उनकी वजह से टाइम से पहले ही प्रीमेच्योरली ही प्लेसेंटा का यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, ब्रेक हो जाना, क्या कहलाता है? एब्रेप्शो प्लेसेंटा। तो इसमें क्या होता है? अब प्लेसेंटा जब डिटैच होगी यूट्राइन वॉल से तो वहां क्या होगा? ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? तो अपना आंसर क्या हो गया? एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग। क्या हो गया? एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22। द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज नोन एज। एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस है वो टर्न हो गया है। कहां से? इनसाइड आउट। ये यूट्रस का इनसाइड पॉइंट है, ये इनसाइड आउट हो गया, ये ऐसे हो गया, बाहर की तरफ आ गया। तो ऐसी कंडीशन को किस टाइप का यूट्रस कहेंगे? ये किस टाइप की कंडीशन कहेंगे? रेट्रोवर्जन, एंटीवर्जन, प्रोलैप्स या इन्वर्जन? कौन सी कंडीशन कहेंगे इसको? आइए इसको भी एक इमेज से समझते हैं कि एंटीवर्जन क्या होता है। पहले ये देखिए, यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है ये होता है एंटीवर्जन यूट्रस। ओके, ये होता है रेट्रोवर्जन यूट्रस। यहां से होते हुए ये जो बैक साइड में जो जा रहा है, ये लेग्स हैं लेडी के, ये जो बैक साइड में जा रहा है इसको कहते हैं रेट्रोवर्जन यूट्रस। ये यूट्रस की पोजीशन है दोनों। अब 3rd है अपना इन्वर्जन। जैसे कि ये यूट्रस हो गया, यहां प्लेसेंटा अटैच होती है। क्या होती है? प्लेसेंटा अटैच होती है। तो जब 3rd स्टेज में, लेबर की 3rd स्टेज में हम प्लेसेंटा की डिलीवरी कर रहे होते हैं, जब हम प्लेसेंटा की डिलीवरी कर रहे होते हैं तो यहां से वो प्रॉपर्ली डिटैच नहीं हो पाती, मतलब प्रॉपर्ली अलग नहीं हो पाती। तो ये यूट्रस को भी अपने साथ बाहर की तरफ आउटसाइड में खींच लेती है। तो इससे जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है, ये देखो, ये यहां से ये यूट्रस बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन होती है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्जन, यूट्राइन इन्वर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23।
द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ द नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा एक्सेप्ट। इनमें से एक कॉज ऐसा है जो कि प्लेसेंटा सेपरेशन का कॉज नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो प्लेसेंटा का सेपरेशन कॉज करती है, कि प्लेसेंटा को यूट्राइन वॉल से अलग करने के लिए जो कॉज है वो इनमें से 3 कॉज तो ऐसे हैं जो प्लेसेंटा को अलग करती है, यूट्राइन वॉल से सेपरेट करती है, और एक कॉज ऐसा है जो कि नहीं करता। अपने को वो एक कॉज बताना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इनमें से ये नहीं है या ये काम ये नहीं करता। ओके, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, यूट्रस पे कंप्रेस करना। सडन मतलब अपन नहीं करते हैं, कंप्रेस होता है। लाइक कहीं लेडी गिर गई, आरटीए वगैरह के केसेस में, ऐसे केसेस में यूट्राइन डिकम्प्रेशन होता है। डिफेक्टिव डेसिडुआ, तो डेसिडुआ क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेसिडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिडुआ। तो डिफेक्टिव डेसिडुआ, डेसिडुआ का डिफेक्टिव होना। थर्ड ऑप्शन है सुपाइन हाइपोटेंशन, मतलब जब पेशेंट सुपाइन कंडीशन में होता है लेडी, तब उसको हाइपोटेंशन कॉज होता है। तो ऐसी कंडीशन में, हाइपोटेंशन सिंड्रोम में या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो चारों ऑप्शन हो गए। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, अपना राइट ऑप्शन है डिफेक्टिव डेसिडुआ। मींस अगर डेसिडुआ डिफेक्टिव है तो उससे प्लेसेंटा के सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए, अगर बाहरी आघात होगा, सोचिए यूट्रस पे बाहरी आघात होगा तो प्लेसेंटा डिटेच होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते हैं। सी ऑप्शन देखिए, सुपाइन हाइपोटेंशन, इसमें क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो डिमिनिश हो जाएगी, मींस डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा और वहां के जो टिश्यूज हैं वो डेड होने लग जाएंगे। क्या होंगे, वहां के टिश्यू डेड होने लग जाएंगे, तो वहां से ऑलरेडी सेपरेशन हो जाएगा। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, इसमें भी सेम यही होगा कि इन्फेक्शन की वजह से वहां पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वहां के टिश्यू को डेड हो जाएंगे, और डेड होने की वजह से अपने को क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा का सेपरेशन। तो ये तीनों कॉज क्या करते हैं, प्लेसेंटा का सेपरेशन करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, डिफेक्टिव डेसिडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए क्लिनिकल एंटाइलिटी where the process of abortion has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे टाइप का अबॉर्शन जो कि स्टार्ट हो चुका है बट आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। स्टार्ट हो गया है, आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है, प्रोसेस बंद हो गई उसकी, बट रिकवरी इज इम्पॉसिबल, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। मींस वो प्रेगनेंसी आगे भी नहीं चल सकती। स्टार्ट हो गई, प्रोग्रेस भी नहीं कर रही, पर प्रेगनेंसी आगे भी नहीं चल सकती। तो इस टाइप का जो अबॉर्शन होता है उसे कौन सा अबॉर्शन कहते हैं। फर्स्ट है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या इनएविटेबल अबॉर्शन। इसमें सिर्फ एक अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अपना राइट आंसर है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है बट ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, प्रोग्रेसिव नहीं होता और रिकवरी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसे अबॉर्शन होते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। सेकंड बात करें अगर मिस्ड अबॉर्शन की, तो ये साइलेंट अबॉर्शन होता है। साइलेंट अबॉर्शन होता है, इसमें फीटल का मूवमेंट नहीं होता और वो जो फीटस है, वो जो प्रोडक्ट है, वो यूट्रस में ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई सिम्टम नहीं दिखाता, इसलिए इसको साइलेंट अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की ये क्या होता है, इसमें जो वायरसेस होते हैं वो अबॉर्शन कॉज करते हैं। किस टाइप के वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पेस वायरस। जो इस टाइप के वायरस है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं होने देते और अबॉर्ट कर देते हैं। एक कारण और होता है, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है जिनकी वजह से
प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती और अबॉर्ट हो जाती है। एक कारण और है कि प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है बट लॉस हो जाती है, मींस मिसकैरेज हो जाता है, रिपीटेडली उस लेडी को मिसकैरेज हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। क्या है इनएविटेबल अबॉर्शन? इसमें इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, डायलेशन चेक करते हैं। किसका? सर्विक्स का। इसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है और वजाइनल ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, और जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसमें 3 चीजें हैं इसको पहचानने के लिए कि इनएविटेबल अबॉर्शन किसको बोलेंगे, जिसमें कि सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा सीवियर होंगे और वजाइनल ब्लीडिंग हैवी होगी, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग होगी। इसको इनएविटेबल अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स of the ovarian follicles are stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen। एम्स में इसी टाइप के बड़े क्वेश्चन आते हैं और हमें बहुत ही केयरफुली इनको पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली की पॉइंट को पकड़ना है सबसे पहले कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। अगर आपने वहां मींस गलत ले लिया, क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, तो आप 101% क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को। तो ये कह रहा है कि फॉलिकल जो है, ओवेरियन फॉलिकल जो है, उनमें एक प्रकार की सेल्स होती है जो कौन सी होती है, लीनिंग सेल्स। ये जो लीनिंग सेल्स है इनको कौन डेवलप करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस लिए सिक्रेट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए। क्यों? कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये करता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल्स में एक टाइप की सेल्स होती है जो इसको कहते हैं लीनिंग सेल्स। ये जो लीनिंग सेल्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। क्या बनाती है? कॉर्पस ल्यूटियम। और इससे बनवाता कौन है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन स्टिमुलेट करता है इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अपने कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन का वर्क करता है। ओके, तो ये कह रहा है। तो इस फेज को क्या कहते हैं, जिस फेज में ये काम होता है उस फेज को क्या कहते हैं? तो अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, प्रोलाइफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, सिक्रेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज। तो इसका राइट आंसर है सिक्रेटरी फेज। क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, सिक्रीट तो कर रहा है प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के लिए, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं बाकी फेजेस को क्या बोलते हैं, कितने दिन की होती है। ये होती है मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट 5 डेज के जो फेज होती है इसे ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल की फर्स्ट फेज है। ये सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज, इसमें एफएसएच रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल्स को। किसको करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को। और ये होती है 14 दिन पे होती है ओव्यूलेशन फेज। इसमें क्या होता है, ओवम मैच्योर होकर रिलीज होता है। क्या होता है, ओवम मैच्योर होकर रिलीज होता है। और लास्ट फेज होती है ल्यूटियल फेज। ये क्या करती है, इस फेज में यूट्रस का मैच्योरेशन होता है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में शेड हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, मतलब ब्रेक होके टूट के बाहर निकल जाती है। ये उसको अगले मेंस्ट्रुअस के लिए फिर से तैयार करता है 15 से 28 दिन के अंदर। ठीक है, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फर्स्ट टाइम कब स्क्वीज्ड होता है? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। 12th वीक पे फर्स्ट बार ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 27, a permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life is called as। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट सीजेशन मतलब परमानेंट स्टॉप हो जाना, उस टर्म को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, मीनार्च, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मीनोपॉज या थेलार्च। क्या कहते हैं उसे? इसका राइट आंसर है मीनोपॉज। मीनोपॉज की एज क्या होती है? मीनोपॉज किस एज में होता है? 51 और अबव की एज में। किसमें होता है? 51 ईयर के बाद। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं। मीनार्च का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में बता ही दिया था, जो पिछली वीडियो थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन में मीनार्च का मतलब बताया था। मीनार्च क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, क्या कहलाता है? मीनार्च। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी टाइम से पहले प्यूबर्टी अपीयर होना। इट मींस गर्ल्स में 8 to 9 ईयर की एज या इससे भी कम एज में प्यूबर्टी के साइन दिखना, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना, ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाती है। टाइम से पहले, 8 साल या 9 साल से पहले। अब ये मेल में भी और फीमेल में भी प्यूबर्टी के साइन दिखना प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाता है। थर्ड बात कर ही ली मेनोपॉज की, अब फोर्थ बात करते हैं थेलार्च। थेलार्च क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये प्यूबर्टी की एक स्टेज है थेलार्च, जिसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, एडिपोज टिश्यूज का एग्रीगेशन होता है ब्रेस्ट में, और जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसका डेवलपमेंट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, प्लेसेंटा सिक्रीट्स ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करती है, ये बताना है। एक्सेप्ट का मतलब पता है ना, कि मतलब इनमें से वो चीज नहीं है। फर्स्ट है अपना ऑप्शन एस्ट्रोजन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG जिसको बोलते हैं अपन, HCG। ओके, तो कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करती है? इसका राइट आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करती तो इसको कौन सिक्रेट करता है? इसको सिक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रोपिक सेल। कौन सी करती है? गोनेडोट्रोपिक सेल्स। इसके एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। गोनेडोट्रोपिक सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो गोनेडोट्रोपिक सेल्स हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। बाकी सब प्लेसेंटा के हार्मोन है। अब देख लेते हैं प्लेसेंटा के हार्मोन कौन कौन से हैं। गोनेडोट्रोपिन, HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यहाँ एक क्वेश्चन और कवर करवाता हूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होने लगते हैं प्लेसेंटा में, और उससे पहले प्लेसेंटा बनने से पहले कौन रिलीज करता है? जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 3 मंथ तक, एटलीस्ट 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डेवलप करता है, मींस सिक्रेट करता है। उसके बाद प्लेसेंटा सिक्रेट करती है फीटस को कंटिन्यूस रखने के लिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द हाइट ऑफ ए यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस एट विच वीक ऑफ गेस्टेशन। इसमें ये पूछ रहा है सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच की जो मिड लाइन है वहां पर अगर यूट्रस का हाइट है, यूट्रस की हाइट कहां पर है? सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में, तो अपन कैसे क्या डायग्नोस करेंगे कितने वीक की प्रेगनेंसी है वो? तो वो है 16 वीक की प्रेगनेंसी। कितनी है? 16 वीक की प्रेगनेंसी। ये देखिए इसमें इमेज में देखेंगे। अपने को सिर्फ ये याद रखना है अम्बिलिकस को, यहाँ पे 20 वीक होते हैं। कितने होते हैं? 20 वीक होते हैं। ओके, इससे नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये रहा प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये रहा जिपॉइड प्रोसेस, और ये रहा अम्बिलिकस। ठीक है, ये डायग्राम याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड सारे सवाल आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज अम्बिलिकल ग्रिप। इनमें से कौन सी ग्रिप अम्बिलिकल ग्रिप भी कहलाती है? फर्स्ट है फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पावलिक्स ग्रिप और पेल्विक ग्रिप। ठीक है, तो चारों ग्रिप्स को अपन देखेंगे ये क्या क्या है। इनको लियोपोल्ड मैनवर कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा
लेटरल ग्रिप। आइए चारों ग्रिप्स को देखते हैं। इनको लियोपोल्ड मैनूवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लियोपोल्ड मैनूवर। ये है फर्स्ट लियोपोल्ड मैनूवर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उन चारों को देखेंगे, चारों को क्या क्या कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रिप है उसमें क्या देखो किस टाइप से प्लेस कर रखे दोनों हैंड्स को। इससे क्या मेजर करते हैं? इससे हाइट मेजर करते हैं और साइज एंड शेप मेजर करते हैं। ठीक है, ग्रेविड यूट्रस का साइज एंड शेप मेजर करते हैं। जो अपना लेटरल ग्रिप है वो है ये सेकंड मैनूवर। इसमें क्या करते हैं? दोनों हाथों को इस टाइप से प्लेस करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि बच्चे की बैक किधर है और बच्चे की एक्सट्रीमिटीज किधर है। जिधर एक रेगुलर कर्व टाइप का फील होता है इट मीन्स यहाँ पर बैक है, और जिधर इरेगुलर शेप फील होता है तो वहां बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है। ये थर्ड है पावलिक ग्रिप। क्या कहते हैं इसको? पावलिक ग्रिप। इससे क्या पता करते हैं? इससे बच्चे का इनलेट पता करते हैं कि बच्चे का हेड है या क्या है। और फोर्थ में बच्चे का फोर्थ मैन्यूअर में क्या करते हैं? इस टाइप से हैंड प्लेस करके उसके जो सिम्फाइसिस है उस पर राउंड राउंड घुमाते हैं। ठीक है, इससे बच्चे का एटीट्यूड पता करते हैं कि बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? लेबर कितने स्टेजेस में डिवाइड है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो इसका आंसर है 4 स्टेजेस में है। कितने स्टेजेस में है? 4 स्टेजेस में। तो स्टेजेस को देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है और फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। फर्स्ट स्टेज यहां तक चलती है, ट्रू लेबर पेन से डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक। सेकंड स्टेज में क्या होता है? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर फुल्ली डायलेट तो हो चुका है सर्विक्स, बेबी की डिलीवरी तक ये स्टेज चलती है। थर्ड स्टेज का कौन सी होती है? थर्ड स्टेज में होता है प्लेसेंटा की डिलीवरी। किसकी? प्लेसेंटा की डिलीवरी। एंड फोर्थ स्टेज होती है रिकवरी स्टेज, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, रिकवरी स्टेज, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। लीनिया नाइग्रा इज? लीनिया नाइग्रा क्या है? ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम अम्बिलिकस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर अम्बिलिकस एक मिड लाइन खींची हुई रहती है। एक मिड लाइन होती है जो कि ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड में ब्राउनिश ब्लैक कलर की एक लाइन होती है। कहां से कहां तक? अम्बिलिकस से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। क्या उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं? जिपोस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, मतलब जिपर्ड प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक की लाइन को लीनिया नाइग्रा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है, अम्बिलिकस टू थाइज, मतलब अम्बिलिकस से शुरू होके दोनों थाइज तक होती है वो लाइन। क्या उसे लीनियर नाइग्रा कहते हैं? और फोर्थ है स्लाइटली डिप्रेस्ड लाइनर मार्क विथ वेरिंग लेंथ फाउंड इन एब्डोमिनल वॉल। मींस एब्डोमिनल वॉल पे लाइंस होती है, क्या उसे लीनियर नाइग्रा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम द जिपिस्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसको इमेज के थ्रू देखते हैं, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपना जिपर्ड प्रोसेस हो गया और ये हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस और ये हो गई लीनिया नाइग्रा। ब्लैक पिगमेंटेड लाइन दिख रही है, ये ब्लैक पिगमेंटेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 33। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है लुटेनाइजिंग हार्मोन। किसको सिक्रेट करवाता है ये? लुटेनाइजिंग हार्मोन। देखते हैं कैसे सिक्रेट होता है। GnRH हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। कहां से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH।
ये किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसके लिए? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। और एक हार्मोन और सिक्रेट करता है, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको सिक्रेट करती है? एफएसएच और एलएच को। किसके कहने पे? हाइपोथैलेमस के कहने पे। और किसको भेजता है वो? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। पोस्टपार्टम हेमरेज में कितना ब्लड लॉस होता है, या कितने से ज्यादा ब्लड लॉस हो तब अपन बोलेंगे कि वो पोस्टपार्टम हेमरेज है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। 800 ml, 500 ml, 100 ml या 900 ml। तो डिलीवरी के बाद जब 24 आवर के अंदर 500 ml अगर ब्लड लॉस हो, 500 ml या इससे ज्यादा ब्लड लॉस हो, तो उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इनमें से कौन सा कारण है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीनिश डिस्कलरेशन कर देती है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को कलर ग्रीन कर देती है। ओके, तो इसके आंसर हैं लेन्यूगो, हाइड्रोमनियोस, वर्निक्स या म्यूकोनियम। तो इसका राइट आंसर है म्यूकोनियम। कौन करता है? म्यूकोनियम। अब देखते हैं म्यूकोनियम क्या होता है। जब बेबी डिलीवर होने के बाद 24 टू 48 आवर के अंदर अंदर अपना स्टूल रिलीज करता है। क्या करता है? फर्स्ट स्टूल रिलीज करता है, एक्सक्रिएट करता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूकोनियम। बट ऐसा वो बाहर आके नहीं, ऐसा उसने एमनियोटिक फ्लूइड में ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ ही उसने फ्लूइड में ही पास कर दिया है, एमनियोटिक फ्लूइड में ही म्यूकोनियम को पास कर दिया है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश हो गया है। अब ये जो कंडीशन होती है वो किसको कॉज करती है? वो किसको इंडिकेट करती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। जो एमनियोटिक फ्लूइड के कलर है, पर्टिकुलर कलर पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर is given which of the following injection to improve uterine contraction। लेबर की सेकेंड स्टेज के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिमिनिश हो गए हैं, उसकी वजह से डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? इंजेक्शन। किसके लिए? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में कौन सा इंजेक्शन देंगे? इसका राइट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन। कौन सा देंगे? ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन। ये ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन की वाइल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water is rupture? Okay, फर्स्ट है क्लियर, ग्रीनिश, ब्राउनिश या गोल्डन। कौन सा कलर है? नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है क्लियर। ओके, एकदम क्लियर होता है। आइए अब देखते हैं कौन कौन से कलर क्या क्या डिनोट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। ग्रीन कलर म्यूकोनियम स्टेन को इंडिकेट करता है। गोल्डन कलर RH आइसो इम्यूनाइजेशन को। सैफरन कलर या इसको ग्रीनिश येलो भी कह सकते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी को, मींस 42 वीक के बाद बेबी की डिलीवरी हुई है। ठीक है, 42 वीक के बाद, तो उसे पोस्ट मैच्योरिटी भी कहते हैं। और लास्ट है डार्क ब्राउन टोबैको कलर। इसको क्या कहते हैं? इंट्रायूट्राइन डेथ। किसी फीटस की इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है, यूट्रस के अंदर ही डेथ हो गई है, तो उसका कलर कैसा देखने को मिलता है? डार्क ब्राउन कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अपन ने पहले पढ़ा है, ये किसका DOC है? ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? ये है एक्लेम्शिया का। किसका है? एक्लेम्शिया का। तो इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड या वेरेपामिल। तो इसका एंटीडोट कौन सा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट की वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो कहाँ जाके इम्प्लांट होता है, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। कहाँ होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ठीक है। बट यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर प्रेगनेंसी कहाँ इम्प्लांट हो जाती है, अदर देन दी यूट्रस, यूट्रस को छोड़कर कहीं पे भी कैसे, ट्यूब में हो गई, इट मीन्स फेलोपियन ट्यूब में हो गई, एब्डोमेन में हो गई, ओवरी में ही हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बहुत डेंजरस और बहुत वर्सनिंग कंडीशन है। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या है, ट्यूबल मतलब फेलोपियन ट्यूब में। 95% ऑफ केसेस के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में कहीं पर इम्प्लांट हो जाती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ 95% चांस में ट्यूबल में देखने को मिलती है। ये देखिए मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, कहाँ है इसमें, ये देखिए सर्कल बना हुआ है ना, ये ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज। यूट्रस का पेसमेकर किसे कहते हैं, एवी नोड, एसए नोड, पुर्किंजे फाइबर या ट्यूबल ऑस्टिया को। इसका आंसर है ट्यूबल ऑस्टिया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एवी नोड, एसए नोड और पुर्किंजे फाइबर किसमें होते हैं, हार्ट में। और हार्ट का पेसमेकर कौन सा होता है, एसए नोड। ओके, कौन सा होता है। आप फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगा। जैसा मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था पार्ट 1 में कि अपन 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे ओबीजी के, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब मैं अगली वीडियो अपने अगले पार्ट में और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।